प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका अध्यापक आनंद कुमार शुक्ल हूँ। पिछली 2 कक्षाओं में हमने पथिक खंड काव्य के काव्यांशों का पाठ किया था, उसका अर्थ समझा था, मर्म समझा था और तत्पश्चात व्याख्या कैसे की जाएगी और उन काव्यांशों की व्याख्या का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से होगा, यह समझा था। इस कक्षा में मैं फिर से आपसे उन चुनिंदा गलतियों की बात करता हूँ जो गलतियाँ आप लोग अक्सर परीक्षा के दौरान उत्तर लिखते हुए करते हैं। और गलतियाँ भी क्या कहें, आप चतुराई करते हैं। चतुराई क्या करते हैं कि आपसे कविता का अर्थ पूछा गया और कहा गया कि आप इसकी व्याख्या कीजिए। अब देखिए, 2 तरीके के प्रश्न हैं, भावार्थ बताइए या प्रश्न आएगा व्याख्या और विश्लेषण कीजिए। और दोनों ही प्रश्नों का स्वरूप अलग अलग है। इन दोनों प्रश्नों में बहुधा विद्यार्थी करते क्या हैं कि जो कविता दी गई है उसको वैसे क्या वैसा उसका शाब्दिक अर्थ लिखाते हैं। अच्छा, जो शाब्दिक अर्थ लिखाते हैं वो तो थोड़ी गनीमत करते हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा रोचक कार्य करते हैं कि जो भी कविता दी गई है उसका गद्य संस्करण प्रस्तुत कर देते हैं। और जैसे कोई भी पंक्ति है तो उसको लगे कि काव्य पंक्ति है, तो उसको गद्य के भाव में ला करके, गद्य के स्वरूप में ला करके पूरी की पूरी कविता हूबहू वैसे का वैसा लिख देते हैं। आप कल्पना कीजिए या खुद ही समझिए कि क्या परीक्षक आपको नंबर देगा, कितने अंक प्रदान करेगा। इसलिए अगर आपको परीक्षा में अच्छे से नंबर लाना है तो निश्चित तौर पर आपको प्रश्न समझना होगा और प्रश्न में जो कहा गया है ठीक वैसे का वैसा उत्तर आपको लिखना होगा, क्योंकि आपसे वही उत्तर अपेक्षित है। जो अपेक्षित है वही कीजिए, कुछ भी अन्यथा मत कीजिए, अतिरिक्त अनावश्यक न लिखिए, लेकिन जो पूछा गया है उसे अवश्य लिखिए। ऐसा न हो कि व्याख्या पूछी गई है और आपने उन काव्य पंक्तियों के गद्य संस्करण को प्रस्तुत कर दिया कि लो भाई हमारा काम खत्म। तो जो सावधानी रखने के लिए या जिस तरीके की तैयारी के लिए मैंने पिछली कक्षा में आपको जागृत किया था, बताया था कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे व्याख्या लिखनी है, कैसे भावार्थ लिखना है। भावार्थ का अर्थ ही है भाव अर्थ, यानी आपको केवल उसका शाब्दिक अर्थ नहीं लिखना है, बल्कि उन शब्दों के संगठन से कवि जिस अर्थ का प्रेषण करना चाहता है, भावार्थ का तात्पर्य है कवि प्रेषित अर्थ, कवि प्रेषित संवेदना को आपको उत्तर के तौर पर लिखना है, प्रस्तुत करना है। अब इस कक्षा में भी हम एक काव्यांश का पाठ करते हैं और फिर से उसका अर्थ तथा मर्म समझते हैं और फिर उसकी व्याख्या भी उसी क्रम में देखते हैं। मैंने एक बात और आपसे कही थी कि यदि आप किसी काव्यांश की व्याख्या कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि जो पंक्तियां आपके सामने विद्यमान हैं वे पंक्तियां किस कवि द्वारा रची गई हैं। दूसरी बात, उस कवि का समय क्या है और समाज क्या है। और तीसरी बात, से कवियों का जीवन तो लंबा होता है, 70, 80, 90, कुछ कवि 100 बरस जिए, लेकिन एक प्रश्न यह कौंधता है कि
इतने युगों के बीच जीते हुए, हिंदी में तो आधुनिक काल में जो कालखंड हैं वो बड़े छोटे छोटे हैं। जैसे द्विवेदी युग देखिए आप तो सन 1900 से 1920, छायावाद देखिए तो 1920 से 1936, इसी तरीके से 1936 से प्रगति और प्रगतिवाद की शुरुआत मान ली जाती है और 1943 के आसपास से प्रयोगवाद की। तो इतने छोटे छोटे कालखंडों में कवि तो तमाम कालखंडों में जीता रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद कवि पर सर्वाधिक असर उसकी काव्य रचना पर, उसकी काव्य संबंधी समझ पर किस कालखंड का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है, यह आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि इसी समझ के आधार पर आप निर्धारित करेंगे कि उस कवि की काव्य प्रवृत्तियां क्या क्या रही हैं। जैसे यदि आप सुमित्रानंदन पंत को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि पंत जी में छायावाद का भी असर है, प्रयोगवाद का भी असर है, प्रगतिशील काव्य का भी असर है, बाद में चल करके अरविंद दर्शन का भी असर है। जीवन के अलग अलग चरणों में पंत जी अलग अलग काव्य प्रवृत्तियों से प्रभावित होते रहे। उनकी तो एक कविता का शीर्षक ही है परिवर्तन। उन्होंने युगांत और युगवाणी लिखी, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके युगांत और युगवाणी। तो पंत जी के कवि व्यक्तित्व में परिवर्तन ढेर सारे हुए, लेकिन हर कवि के जीवन में उतने परिवर्तन नहीं हुए। कई कवि अपने लिखने के पैटर्न को, अपनी काव्य प्रवृत्तियों को आजन्म धारण किए रहे। उनकी कविता संबंधी समझ बहुत नहीं बदली। जब हम राम नरेश त्रिपाठी की चर्चा करते हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही है। द्विवेदी जी पर, माफी चाहूंगा, राम नरेश त्रिपाठी पर द्विवेदी कालीन काव्य प्रवृत्तियों का गहरा असर रहा। दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली, द्विवेदी कालीन काव्य प्रवृत्तियां और राजनीतिक समझ के तौर पर गांधी दर्शन, ये दो मूलभूत प्रस्थान बिंदु हैं जो राम नरेश त्रिपाठी के काव्य व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और जब आप व्याख्या लिखें तो इन दो प्रस्थान बिंदुओं को अवश्य अपने दिमाग में रखें और इन दो प्रस्थान बिंदुओं के आलोक में व्याख्या प्रस्तुत करें। अब आप केवल भावार्थ नहीं लिख रहे हैं, आप उन पंक्तियों की प्रासंगिकता और उन पंक्तियों के भावार्थ से निकले अर्थ के उनके समय की सापेक्षता को भी सिद्ध कर रहे हैं। लिहाजा आपकी एक विद्यार्थी के तौर पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब मैं आपको एक काव्य पंक्ति पढ़कर सुनाता हूं और उसके बाद हम लोग इसके अर्थ, मर्म और व्याख्या को समझेंगे। काव्य पंक्तियां हैं। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, उससे भी विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। अब यदि आप इस काव्यांश को पढ़ें तो इसमें एक दो बहुत महत्वपूर्ण रूपक भी हैं और दृष्टांत भी हैं। आप देखिए, गंभीरतम, एक तो है गंभीरतम, दोनों एक साथ नहीं है। गंभीर शब्द अलग है और तम अलग है। तम मतलब अंधेरा, लेकिन तम के बहुत सारे रूप हैं। जैसे हम कहते हैं कि तामसिक है ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक वृत्तियां, इसीलिए तम का एक अर्थ अंधेरा है।
लेकिन एक अर्थ जाकर जुटता है तामसिक से भी, इसीलिए कहा जाता है निशाचर, रात्रिचर। कहते हैं रात में अशुभ आत्माओं के भीतर बहुत शक्ति आ जाती है, लेकिन हम उधर अर्थ को नहीं ले जाते हैं अपने, वह थोड़ा सा निगेटिव मीनिंग की तरफ ले जाएगा। और जब आप व्याख्या को समझें तो कोशिश करें कि एक विद्यार्थी के रूप में बहुत ऋणात्मक मानसिकता से आप उत्तर न लिखें। आप जीवन को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखें और अपना उत्तर भी बहुत पॉजिटिव तरीके से लिखें। अब आप इसी तरीके से आता है गगन गंगा। गगन गंगा दरअसल आकाश गंगा का बदला हुआ नाम है। गगन गंगा आपको सामान्य जीवन में कोई उपयोग करता दिखलाई नहीं पड़ेगा। सामान्य रूप से यदि आप विज्ञान पढ़ें तो आपको आकाश गंगा पद प्राप्त होगा। आकाश गंगा हर जगह मिलेगी, कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिल्की वे। लेकिन यहाँ पर आकाश के एक पर्यायवाची गगन, नीले नील गगन में, तो गगन गगन शब्द का उपयोग किया गया है और कवि ने लिखा गगन गंगा। अब यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात तो यह कि क्या यह अलंकारिक प्रयोग है गगन गंगा, क्योंकि ग अनुप्रास अलंकार आ रहा है, अथवा इसका कोई शब्दगत चमत्कार भी है। अलंकारों के कई विभेद हैं ना, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार में पढ़ा चुका। तो क्या यह केवल शब्दालंकार के अंतर्गत है या अर्थालंकार के अंतर्गत है? इन सारी चीजों पर आपको शब्दों के प्रयोग के मर्म को भी समझना होगा। और यदि आपको कहीं उन शब्दों के प्रयोग में विविधता या सौंदर्य दिखाई दे तो आपको निश्चित तौर पर उसे रेखांकित करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण तरीका है अपने आप को उत्तम व्याख्याता सिद्ध करने का। आपकी जो व्याख्या है वह बहुत उच्च कोटि की व्याख्या है और आपको परीक्षक द्वारा अधिकतम अंक दिया जाना चाहिए। इसके लिए आपको इन बिंदुओं को अवश्य रेखांकित करना चाहिए। अब हम अर्थ स्वरूप में जाते हैं और उसी क्रम में व्याख्या भी प्रस्तुत करते हैं। पंक्ति है कि जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। अब आप इस पूरे के पूरे रूपक विधान को देखें तो अंतरिक्ष को छत कहा गया है। एक तरीके से जो आकाश है वह धरती की छत भी है, लेकिन यहां पर आकाश नहीं कहा, क्या कहा? अंतरिक्ष। अब अंतरिक्ष और आकाश दोनों में विभेद है। अंतरिक्ष जो है वह सर्वत्र है, हम अंतरिक्ष में ही हैं। हमारी धरती अंतरिक्ष का एक छोटा सा हिस्सा है। और आकाश के कई रूप हैं। आकाश एक तरीके से अवकाश भी है, जो विविध वस्तुओं के बीच में गैप्स हैं, उसको आकाश कहते हैं, अवकाश कहते हैं। लेकिन जो हमारी व्यवहारिक जीवन की भाषा है उसमें आकाश, धरती के ऊपर जो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, नीला नील गगन, उसे हम आकाश कहते हैं। तो क्या हुआ अर्थ कि जब गंभीर अर्धरात्रि में घटाटोप अंधेरा छा जाता है और वह अंधेरा संसार को अपनी संपूर्णता में ढक लेता है, ऐसी स्थिति में सूर्य आकाश की छत पर जगमगाते तारों को छिटका देता है। अब आप कल्पना कीजिए कि तारे तो वहीं पे हैं ही,
तारे कहीं आ जा नहीं रहे हैं। बाकी उनकी केपलर गति और केपलर सिद्धांत, उपग्रहों को लेकर के अलग अलग थ्योरीज उन वैज्ञानिक नियमों को जाने देते हैं, लेकिन सामान्य रूप से तारे अपनी जगह पर हैं। एक तारा है जो स्थिर भी माना जाता है, ध्रुव तारा, बिल्कुल स्थिर, उसके अपने कोण हैं धरती से संबंधित, तो ध्रुव तारा स्थिर है या धरती के लिए स्थिर माना जाता है, हमारी पृथ्वी के लिए। लेकिन तारे तो जहां हैं वही हैं, उनको कोई छिटका नहीं रहा है। आप सब जानते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश मध्यम पड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर उनका प्रकाश दिखाई पड़ने लगता है। ऐसा थोड़े ना है कि दिन में तारे नहीं हैं, दिन में तारे हैं लेकिन वे दिखाई नहीं पड़ते हैं। अच्छा, एक रोचक बात यह है कि इसी से संबंधित एक मुहावरा भी है, दिन में तारे दिखाई देना। और जब मुहावरे संबंधी क्लास ले रहे थे तो उसके बारे में चर्चा भी हुई थी। तो ऐसा न हो कि किसी कविता की व्याख्या करते हुए आपको दिन में तारे दिखाई देने लगे। आपको दिन में तारे कभी दिखाई नहीं देने चाहिए, आप हमेशा कॉन्फिडेंस बनाए रखें। तो जब गंभीरतम जो ये तम है, एक तो अंधेरा है, अंधेरा छाया, और एक है घनघोर अंधेरा, घटाटोप अंधेरा, यही गंभीरतम है। अर्धनिशा, अर्धरात्रि में जग को ढक लिया है। हाँ, और उस समय तारे अपनी संपूर्ण चमक बिखेरने लगते हैं। ये बिल्कुल व्यावहारिक बात है कि जितना अंधेरा होगा और वातावरण जितना साफ होगा, बादल ना हो, तो ऐसे में तारों की चमक सबसे ज्यादा दिखाई देगी। बिल्कुल व्यावहारिक सच्चाई है। और सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। क्या है कि तब इस संसार का स्वामी सूर्य मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आता है और आकाश गंगा के किनारे खड़ा होकर उसके मन भावन सौंदर्य को देखकर सुमधुर गीत गाता है। हाँ, मधुर गीत गाता है। अब आप देखिए, कई किस्म की कल्पनाओं को एक साथ कवि ने पिरो दिया है। दिन और रात को एक मेघ कर दिया है। उसमें जो काल की निरंतरता है, उस निरंतरता का निर्वचन भी कवि इस कविता में प्रस्तुत कर रहा है। भाई, काल की निरंतरता ही है ना, कि दिन फिर रात, फिर दिन फिर रात, फिर दिन फिर रात। और अगर आप वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहें तो पृथ्वी की गति, जो घूर्णन गति है, उसके कारण दिन और रात होते हैं। जो भाग सूर्य के सम्मुख पड़ेगा वहां दिन होगा, और जो भाग सूर्य के से विमुख हो जाएगा वहां रात्रि हो जाएगी। लेकिन सूर्य धीरे धीरे आता है। और एक यहाँ पे पद है, जगत का स्वामी। सूर्य को जगत का स्वामी कहा है कवि ने, और केवल कवि ने नहीं कहा है, कई पुराणों में भी और कई आदि ग्रंथों में भी सूर्य को जगत का स्वामी कहा गया है। और यह केवल कवि कल्पना नहीं है, इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य भी हैं कि इस धरती का जीवन सूर्य द्वारा संचालित होता है। वह संचालन करता है धरती पर जीवन चक्र का। आप देखें, जो धरती का जीवन चक्र है वह किसके माध्यम से घूम रहा है? वह जल चक्र के माध्यम से घूम रहा है। यदि बारिश न हो, इस धरती पर पानी का समान और जितना जहां जैसे चाहिए वैसा वितरण न हो, तो क्या जीवन वैसा ही संभव है? सारे प्राणी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और जल चक्र का नियंता कौन है? जल चक्र का नियंता है सूर्य। बाकी बैक्टीरिया के उद्भव और कीटाणु विषाणु, पौधों का भोजन, क्लोरोफिल, ये सब छोड़ दें,
केवल और केवल जल चक्र को देख लें, नियंता तो बहुत बड़ा है सूर्य जीवन का, इस धरती के जीवन चक्र का वही व्यावहारिक नियंता है, वास्तविक नियंता है। लेकिन बिल्कुल आपके सामने तो जल चक्र इतना बड़ा चक्र चालित कर रहा है सूर्य। उसी के कारण हमारे तीनों मौसम जाड़ा, गर्मी और बरसात आ रहे हैं। उसी के कारण 6 ऋतुएं उपस्थित हो रही हैं। उसी के कारण 12 महीने आपके सामने आ रहे हैं। आप 12 महीने के अलग अलग चक्रों में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारी ज्योतिष परंपरा है उसमें भी 12 राशियों का वर्णन आता है। तो ये 12 राशियां सूर्य के विविध राशियों में प्रवेश के आधार पर निर्धारित हो रही हैं। तो इस तरीके से जगत का स्वामी, और गति कैसी है उसकी, अब देखिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो होती है वैज्ञानिकता और एक है कवि द्वारा प्रस्तुत रूपक। कवि कैसे आना और जाना लिख रहा है। दरअसल सूर्य तो स्थिर है, धरती के घूर्णन के कारण ही सूर्य का आना और जाना दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कवि उस सूर्य के मृदु गति से आने का वर्णन करता है, बहुत मधुर। और यह मृदु गति से आना, यह मृदुता कहाँ पर है। दोपहर का सूर्य कोई मृदु नहीं बोल सकता, जाड़े में बोल सकता है, लेकिन गर्मी के दौरान जब आप गर्मी के मौसम में हो और दोपहर में तप रहे सूर्य को मृदु कहें तो बड़ा हास्यास्पद हो जाएगा। लेकिन जो सूर्योदय प्रातःकालीन सूर्य है उसका स्वरूप हर मौसम में मृदु ही होता है। इसीलिए जो हमारे यहाँ सूर्य नमस्कार की परंपरा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य नमस्कार का सबसे महत्वपूर्ण समय सूर्योदय का समय, सूर्योदय और सूर्यास्त। लेकिन सूर्योदय वाला जो सूर्य नमस्कार है उसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सस्मित वदन जगत का स्वामी, अब उसका कहता है रूप सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है और तट पर खड़ा गगन गंगा के, जो आकाश गंगा है उसके तट पर। और जब आप पूरे के पूरे इस विहंगम दृश्य को, प्राकृतिक दृश्य को देखें तो लगेगा कि सचमुच में सूर्य जो पूरा का पूरा मंडलाकार स्वरूप निर्मित हो रहा है आकाश का, उसके तट पर खड़ा है, बिल्कुल वहीं से उदित हो रहा है तट से। तो तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, उससे भी विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। अब आप देखिए कि वास्तव में प्रकृति के रूप में सूर्य के महत्व का, सूर्य की महत्ता का वर्णन किया गया है इसमें। जो अब अभी रात पहले, फिर प्रातःकाल और फिर रात, क्योंकि चंद्रमा आपको सामान्यतः दिन में दिखाई नहीं देता, कभी कभी दिन में दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश बहुत कम हो जाए तो दिन में दिखाई देता है। जैसे खाग्रास सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय चंद्रमा दिखाई दे सकता है, लेकिन सामान्यतः दिन में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो कवि देखिए कितना तेजी से समय को बदल रहा है, लेकिन यह भी कह रहा है कि मृदु गति मृदु रखी है, लेकिन काल को बड़ी तीव्रता से कवि परिवर्तित कर रहा है। यह भी एक तरीके का काव्य सौंदर्य है। तुरंत आ जाती है रात, क्योंकि चंद्रमा जब विहसेगा तो चंद्रमा का विहसना वास्तव में रात्रि में ही संभव है। तो इससे क्या है कि विमुग्ध हो, विमुग्ध मतलब उससे विमुग्ध तो है, लेकिन इससे एक आशय यह भी है कि उससे प्रभावित हो। और यह वैज्ञानिक सच्चाई भी है। चंद्रमा को प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? जो चंद्रमा चमकता हुआ आसमान में हमें दिखाई दे रहा है, वह चंद्र तो वास्तव में सूर्य से प्रकाश लेकर के हमें दिखा रहा है। सूर्य का प्रकाश ही चंद्रमा को चमकदार बनाता है। अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो
उस घटना को क्या कहेंगे? उस घटना को कहेंगे चंद्र ग्रहण। चंद्रमा अब दिखाई नहीं दे रहा है, चंद्रमा का ग्रहण हो गया। वो राहु और केतु वाला प्रकरण रहने देते हैं, लेकिन ये तो वैज्ञानिक सच्चाई है, जीवन की मूलभूत सच्चाई है कि सूर्य यदि नहीं है चंद्रमा के सम्मुख, तब चंद्रमा विमुग्ध न हो सकता है, न मुस्कुरा सकता है, विहस तो हो सकता ही नहीं है, उसकी हंसी गायब हो जाएगी चंद्रमा की। चंद्रमा ग्रहण को प्राप्त हो जाएगा। तो चंद्रमा का जो विहसना है, उसी से एक तरीके के वैज्ञानिक सत्य को कवि की कल्पना के तौर पर भी प्रस्तुत किया गया है। और वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। अब देखिए, वृक्ष तो रात्रि और दिन हर समय सजे ही रहते हैं। वृक्ष और इस दुनिया की दो जो सबसे सुंदर चीजें हैं, वे हैं वृक्ष और पुस्तकें। अपने जीवन में जान लीजिए कि वृक्षों और पुस्तकों से सुंदर इस धरती पर कुछ है नहीं। दुनिया की सबसे दो खूबसूरत चीजें हैं, और वह तो हमेशा सजा धजा ही रहता है पत्तों पुष्पों से। लेकिन उसके सौंदर्य का वाहक कौन है? सबसे महत्वपूर्ण है कि जिसको भोजन मिलेगा वह चहकेगा, वह सजेगा, वह मुग्ध भी होगा। जिसके पास भोजन नहीं हो, जो दुख दारिद्र्य से घिरा हुआ हो, वह क्या चहकेगा, वह क्या मुग्ध होगा, वह क्या प्रसन्न चित्त होगा बेचारा। तो या उसके सजने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो यह जो वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, जो वृक्ष की सजावट है, यह भी सूर्य से ही है। सूर्य के बिना वृक्षों की सजावट, वृक्षों का सौंदर्य संभव ही नहीं है। और पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। पक्षी भी हर्ष को संभाल नहीं सक पाते। अब क्यों नहीं संभाल पाते? जब वृक्ष पर पत्ते सजे हों, विविध तरीके के फल और फूल लगे हों, तो पक्षी को भी तो भोजन मिलेगा। उसमें तमाम कीट पतंगे उगेंगे, फल उगेंगे। उन सबको खा करके जब पक्षी हर्षित हो जाएगा, तो यहाँ कहा गया है कि सौंदर्य इतना अनुपम है कि हर्ष को संभाल नहीं सक रहे। ये एक तरीके की कवि उक्ति है, काव्योक्ति है कि हर्ष खुश। मुझे एक फिल्मी गाना है कि मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में न समाए। सुना होगा आप लोगों ने, न सुना हो फिर भी कोई बात नहीं है, यह एक फिल्म के गाने गीत का हिस्सा है। मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में न समाए। तो हर्ष संभाल न सकते। यह जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इसे देखकर पक्षी अपना हर्ष संभाल नहीं सकते, इतना हर्षित हो चुके हैं और मुग्ध चहक उठते हैं, चहकने लगते हैं। होता है अक्सर। अब कई उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण मैं यहाँ नहीं दूंगा, लेकिन जब आदमी भीतर भीतर बहुत आंतरिक खुश होता है तो चहकने लगता है ना। एक बहुत बड़ी कहावत है, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रहीमन दावे नादबे, जानत सकल जहान। तो खुशी भी जैसे कौन सा है? खैर खून खांसी खुशी। खुशी दावे नहीं देवती। जो हर्ष है ये दावे नहीं देवता, वो संभाला नहीं जा सकता। तो उस हर्ष को संभाल न सकने के कारण पक्षी चहक उठते हैं, एकदम मुग्ध होकर के चहकने लगते हैं। और फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। ये जो फूल है ये सांस लेने लगते हैं। सांस लेने लगने का मतलब जीवंत हो उठते हैं। और सुख की सानंद जो महक है, जो फूलों की महक है, गमक है, खुशबू है, उस खुशबू से, उसका नाम ही है खुशबू,
यानी ऐसा ऐसी गंध जो हृदय को और मस्तिष्क को हर्षित कर दे, खुशी प्रदान करे, सुखद हो। इसलिए फूलों की महक को हमेशा खुशबू कहा जाता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको फूल सुंघाए और आप कहें बदबू आ रही है, नहीं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। प्रकृति के विविध चक्रों, उसके स्वरूप, उसके जीवनदायी स्वरूप और उसमें परिव्याप्त जीवंतता का वर्णन है। लेकिन इन सब जीवंतताओं, जीवन और व्यवस्थाओं का स्वामी कौन है? सूर्य, जगत स्वामी, जगत का स्वामी कवि कहता है उसको अपनी कविता में। तो इस तरीके से इससे पहले जो कविता हमने पढ़ी थी उसमें वातावरण का वर्णन था, जो समुद्र तट पर समुद्र, आकाश और उस समुद्र और आकाश के सम्मिलन के विविध पक्षों का वर्णन था। लेकिन इस कविता में या इस काव्यांश में काव्यांश का नायक सूर्य है और कवि इस काव्यांश के माध्यम से सूर्य की केंद्रीय स्थिति, जगत के नियंता स्वरूप को भी उद्घाटित करता है। और दूसरी तरफ जो स्वच्छंदतावाद का मूल गुण प्रकृति में अनुरक्ति है और प्रकृति के साथ मनुष्य के जीवन और मन का तादात्म्य है, उसका भी संबोधन है। मैंने आपसे कहा ना कि कवि की मूल वृत्तियों को भी उद्घाटित करना चाहिए, देखना चाहिए कि यह जो कविता है क्या वह कवि के कवि व्यक्तित्व और उसकी काव्य प्रवृत्तियों से मेल खाती है या नहीं खाती है। तो यह काव्यांश भी राम नरेश त्रिपाठी के स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति की मूल धारणा का सार्थक प्रतिबिंबन है। इस तरीके से आप, आशा करता हूं कि इस कविता का मर्म अर्थ समझ गए होंगे और अब आप इस कविता की एक संक्षिप्त और सुंदर व्याख्या करने में भी समर्थ हो गए होंगे। इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।